हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 8 मार्च 2021 और आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज दोनों को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। दोनों पेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है फ्रेंड्स इन डीड, यानी कि जो अभी भारत और बांग्लादेश के संबंध चल रहे हैं उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। और जैसा कि अभी हाल के दिनों में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो गए थे एस जयशंकर बांग्लादेश की यात्रा पर, और उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया कि जब प्रधानमंत्री जो कि 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं उसमें कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है, इन मुद्दों पर किन किन मुद्दों पर बात होगी, इन सब का एक तरीके से उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के भी संबंध उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे जिस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध अभी हाल ही में बिगड़े थे। तो अब जब ये बांग्लादेश प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कुछ ऐसे समझौते हो सकते हैं जैसे कि तीस्ता नदी पर को लेकर और भी कई समझौते हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है हमारा अ स्लोवर रिकवरी। ये जो क्वार्टरली आंकड़े आते हैं, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी को लेकर किस तरीके से ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर कितने ग्रोथ कर रहे हैं, इस पर है ये आर्टिकल। जो कि आपने देखा भी होगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं। कोई कुछ देता है, आरबीआई के आंकड़े अलग होते हैं, भारत सरकार के आंकड़े अलग होते हैं, एनएसएसओ के आंकड़े अलग होते हैं, आईएमएफ के आंकड़े अलग होते हैं कि भारत 2020-21 में क्वार्टरली कितनी रिकवरी करेगा, ईयरली कितनी रिकवरी करेगा, हाफ ईयरली कितनी रिकवरी करेगा, मंथली कितनी रिकवरी करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, यानी डाटा चेंज होता रहता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे लिए, इसलिए इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा आर्टिकल है सेफ एंड ओपन। अभी आपने देखा होगा कि ईपीएफओ ने अपनी जो ब्याज दर है वो 8.5 पर बरकरार रखी है, यानी कि उसने अभी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है। उसका कारण, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 में कई लोगों की नौकरियां गई हैं, और वो कह सकते हैं आप कि पैसे की तंगी तो होती ही है जब नौकरी जाती है, तो उसमें उन्हें किसी तरीके से ब्याज की कोई दिक्कत ना हो। जो उनका फंड है, जो पैसे उन्होंने रखे हुए हैं, उस पर ब्याज कम ना मिले, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दूसरा ये है कि जो नौकरी पेशा होते हैं उन्हें ये कंपलसरी होता है अपनी सैलरी से डिडक्ट कराना। तो अब अगर इतना रुपया, अगर वो कुछ पैसा अमाउंट जो है वो ईपीएफओ को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना पैसा उन्होंने दिया है वो पैसा और कहीं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी उनके पास एक ही रास्ता है कि वो ईपीएफओ में उसको कन्वर्ट कर, मतलब कि उसमें कट करवाएं। तो अब भारत सरकार ने ये सोचा कि जब इतना जो एम्प्लॉय होता है वो इसमें मंथली देता है और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसकी ब्याज दर को उचित रखा जाए, क्योंकि वो कहीं और इन्वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें कंपलसरी है आपको अपनी पेमेंट का कुछ हिस्सा कट करवाना। तो इसलिए इस ब्याज को इस दर पर रखा गया है। और आप इस आर्टिकल को खुद देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि द मैजिक वेपन। अब चीन की जो कोविड-19 की वजह से आप कह सकते हैं फजीहत हुई है पूरे विश्व में, और जिस तरीके से भारत के साथ उसने सैन्य झड़प करी गलवान घाटी में, पेंगोंग झील में, उसके बाद हिंद महासागर में जिस तरीके से वो अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है, ये कई कारण हैं जिससे चाइना की इमेज वर्ल्ड फोरम पर किस तरीके से धूमिल हुई है। उसके बाद अब चाइना जो है वो बुद्धिज्म का रास्ता अपना रहा है, वो बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि वो हर तरीके से शांति चाहता है। वो तिब्बत के साथ भी शांति चाहता है, हांगकांग के सॉरी भारत के साथ भी शांति चाहता है, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति चाहता है। हिंद क्षेत्र में भी वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता है जिससे दूसरों देशों से उसका मनमुटाव हो। चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी रिश्ते भी बीच में खराब हुए थे जब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे चाइना की जो इंटरनेशनल इमेज है वो काफ़ी निगेटिव सामने पेश आई थी। उसके बाद इन्होंने अब शांति का रास्ता अपनाया है, बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया है अपनी इमेज को सुधारने के लिए। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम डिस्कस करें। उसके बाद हम अपने आइडिया पेज पर आते हैं। आइडिया पेज में है कि अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम।
इसमें देखिए हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर एक काली बिल्ली को एक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो उसको उसे आप ढूंढना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, यानी कि मुश्किल होगा। तो ऐसा ही कुछ जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें किस तरीके से कौन कौन से नियम बदले जा रहे हैं, कौन कौन से नियम लगाए जा रहे हैं, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और इसमें ये बताया गया है कि आप की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो आज़ादी है, जो आपको अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में जो आपको आज़ादी मिली हुई है, वो किस तरीके से प्रभावित हो भी रही है या नहीं हो रही है। जिस तरीके से हो हल्ला मचाया जा रहा है कि इस कानून के आने से जो सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी है, आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत सरकार आपसे छीनना चाहती है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अभी तक मैसेज फॉरवर्ड कर दिए जाते थे, कई ऐसे जो आपत्तिजनक मैसेज होते थे उन्हें फॉरवर्ड कर दिए जाते थे, आगे आने वाले समय में उसको रोकने की इसमें कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें दोनों पहलू बताए गए हैं कि अगर जैसे आर्टिकल 19 में आपको बोलने की आज़ादी है, तो क्या वो इसमें प्रभावित हो रही है तो किस ढंग से हो रही है, और अगर ऐसा सरकार लागू कर भी देती है तो आप उसको किस तरीके से अपने ऊपर प्रभावी मान सकते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में भी कुछ खास ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं और ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल कि इन डिजिटल हेल्थ इक्वलिटी फर्स्ट। भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को डिजिटल इंडिया की तरफ और आगे बढ़ते हुए हेल्थ को भी डिजिटल करने की कोशिश करी थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से डिजिटल किया जाए और क्या क्या इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, किस तरीके से सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत किया जा सकता है, गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं, किस तरीके से उनके लिए योजनाएं लागू की जाएं, कौन कौन से ऐसे स्तर हैं जिस पर सुधार की आवश्यकता है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। हम इस आर्टिकल को भी देखेंगे, यानी कि अभी आज फिलहाल हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, फ्रेंड्स इन डीड। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा, वो इसमें ये बताया गया है कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा थी, वो सिर्फ दक्षिण एशिया की उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी ही नहीं थी, बल्कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अहम साझेदार के रूप में बांग्लादेश को देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और उसको और भी सुदृढ़ करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से 26 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा है बांग्लादेश की, उसमें जो महत्वपूर्ण सबसे माना जा रहा है वो है मुजिबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जन्मदाता माना जा सकता है। उनका जन्म दिवस समारोह सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो बांग्लादेश की यात्रा भी कर रहे हैं। और इसमें 2 बातें हैं, इस वर्ष जो है वो बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला है कि बांग्लादेश की आज़ादी के, जो पाकिस्तान से जो अलग हुआ था, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये सबसे पहला महत्वपूर्ण है। और भारत और बांग्लादेश के जो राजनयिक संबंध हैं वो भी, उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए ये वर्ष 2 बातों के लिए पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सद्भावना का एक विशाल भंडार इन ऐतिहासिक कारणों के लिए, साथ साथ मजबूती सीमा लगती है बांग्लादेश से के साथ, भाषाई संस्कृति मिलती है बांग्लादेश के साथ भारत की, उसको लेकर भारत हमेशा सजग रहा है और वो हमेशा से ही बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हाल के दिनों में हो सकता है कि बांग्लादेश से कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन आगे आने वाले महीनों में, समय में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं बांग्लादेश की, उससे संबंध सुधारने की इसमें बात कही जा रही है। नागरिक संशोधन कानून के तहत जो बांग्लादेशी भारत में आकर रह रहे हैं उसको भी कड़ाई से पालन, मतलब कुछ उनमें रियायत दी जा सकती है। जो बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा भी संकेत इसमें दिया गया है। पिछले साल विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की जो ढाका यात्रा थी, वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बांग्लादेश सेना के कई जो भारत में अभी जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, उसमें जो बांग्लादेश की सेना शामिल हुई थी, इसके कई प्रयास या कई कयास लगाए जा सकते हैं कि इनके बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो और मजबूत हो रहे हैं। अब अगर ये बात करें कि जो भारत ने दोस्ती निभाई है बांग्लादेश के साथ, वो इस तरीके से, क्योंकि भारत ने 2 मिलियन वैक्सीन डोज बांग्लादेश को दी है, जो अभी तक की सबसे बड़ी मदद है भारत की किसी भी देश के लिए। ये सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि 2 मिलियन, और वो भी मुफ्त वैक्सीन भेजी थी भारत ने बांग्लादेश के लिए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है।
क्योंकि और भी देशों को भेजी गई है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं भेजा गया है। अब अगर आगे इस आर्टिकल में हम बात करें तो जयशंकर ने जो पॉलिटिकल एक तरीके से ग्राउंड तैयार किया है भारत और बांग्लादेश के लिए, वो अगरतला के चटगांव, सॉरी, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के माध्यम से जो कंटेनर के आवाजाही को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आज़ादी दी गई, यानी कि उनको परमिशन दी गई। पार्सल गाड़ियों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम का गठन किया गया। दोनों पक्षों ने कहा कि हम सुरक्षा, व्यापार, परिवहन और कनेक्टिविटी, संस्कृति, लोगों से लोगों तक के संबंधों को भी आगे बढ़ाने के लिए मजबूत तरीके से प्रयास करेंगे और किस तरीके से उन्हें बेहतर किया जा सकता है इस पे आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तीस्ता नदी जो भारत और बांग्लादेश के बीच कभी विवाद का विषय रहता था, उस नदी के पानी का भी बंटवारा काफ़ी सुचारू ढंग से, काफ़ी मिले जुले ढंग से इसमें किया गया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिनके पास कई उत्कृष्ट आंकड़े भी हैं, उन्होंने तालमेल से इस मुद्दे को सुलझाया है और कई तरीके से एक मतलब घरेलूपन बांग्लादेश के साथ भारत का है। आज बांग्लादेश महामारी के दौर में भी शानदार तरीके से, यानी कि कोविड पर उसने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना रखी है। इसमें भारत का भी सहयोग भरपूर रहा है, जिस तरीके से 2 मिलियन कोविड वैक्सीन दी गई है। बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना केवल वाणिज्यिक और जल संसाधन विभाग के माध्यम से ही नहीं हुआ है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं स्टार प्रचारकों में, उन पर भी बांग्लादेश का आप नज़र मान सकते हैं, क्योंकि जितने शरणार्थी हैं बंगाल में, वो बांग्लादेश के शरणार्थी ज़्यादातर बंगाल में ही हैं। अब बंगाल गवर्नमेंट उनको रखना चाहती है, भारत सरकार जो CAA आदि, जो आप कह सकते हैं कि नागरिक संशोधन कानून, ये सब ला रही है। तो ये एक विषय हो सकता है जो जो प्रमुख मुद्दा होगा, जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी उस पर इस पर बात छिड़ेगी। सरकार को बांग्लादेश के साथ संबंधों के लिए इस वर्ष के सांकेतिक चिन्ह पर कई विचार करने होंगे, जैसा कि तीस्ता नदी ही हो गया, कोविड-19 में आपसी तालमेल, ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से सहयोग करेंगे, टेक्निकल क्षेत्र में कौन कौन से सहयोग हो सकते हैं, ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर निकलकर सामने आएंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आइडिया पेज में हम डिस्कस करेंगे, और ये है डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट। इस आर्टिकल में बेसिकली हेल्थ सेक्टर के लिए बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य डिजिटल भारत के एकीकृत डिजिटल को मतलब आगे बढ़ाना था, उसका विकास करना था कि किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में उसका विकास किया जाए। कोविड महामारी ने दिखा दिया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत होती है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य प्रबंधन में भी, और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल इंडिया को किस तरीके से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में उसका विकास किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताए गए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतिष्ठित स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ साथ कई ऐसी बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जोड़ना अभी बाकी है, बल्कि प्रयास करना बाकी है। स्वास्थ्य निगरानी, सामाजिक, आर्थिक अनुसंधान, स्रोत आवंटन, नीति हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में डिजिटलीकरण से ही मदद मिल सकती है। अब डिजिटलीकरण के कई विकल्प हैं और कई विकल्प नहीं हैं, जैसा कि भारत अभी इस मामले में बहुत ही पीछे है, और आप कह सकते हैं कि वेलफेयर सोसाइटियाँ नहीं हैं, और कई जगह ऐसे प्राथमिक हेल्थ केयर हैं जहाँ पर आप पेशेवर लोग नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, लाइट नहीं है, मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। और इसे जो ये डिजिटलीकरण किया जाएगा उसको और प्रभावी ढंग से किस तरीके से लागू किया जाए, ये भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना और एक चुनौती भी है। हालांकि इससे पहले हम अगर डेटाबेस और API और कई कानूनों की बात करें तो इसका मसौदा जो है वो पहले भी तैयार हो चुका है, लेकिन इसका अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं क्रियान्वयन नहीं हो सका, और वो उस चीज़ को पा भी नहीं सका, वो सोशल तरीके से और अचीव भी नहीं कर सका जितना उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अब इसमें कई सुधारों की आवश्यकता है जो इसमें पॉइंट वाइज दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है इसमें
कि सबसे पहले जो सार्वजनिक भलाई है उसको दिमाग में रखना होगा कि किस तरीके से लोगों को सावधानी पूर्वक उनको विकसित मार्ग पर ले जाया जाए और सिर्फ दावे ना किए जाएं। अगर हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो सिर्फ एक दावा ना किया जाए, एक राय आधारित एक समिति बनाई जाए, जांच, सहकर्मी, इन सब की समीक्षा, एक बैठक हो जिसमें उनसे पूछा जाए कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए और इसको डिजिटलीकरण करने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या प्रबंधन सुविधाएं होनी चाहिए। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र कई बार फंडिंग देने की भी बात कर चुका है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना होगा। डिजिटलीकरण, डेटाकरण को करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। देखिए, भारत एक कई तरीके से कुपोषण जैसे मुद्दों से भी लड़ रहा है, सांप्रदायिक तरीके से भी लड़ रहा है। डॉक्टर को भी सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट और बेहतर तरीके से टीकाकरण की जो आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें भारत अभी बहुत पीछे है। अगर हम दूसरे इसमें पॉइंट की बात करें तो जो इसका राजनीतिकरण होता है वो भी एक तरीके से सही नहीं है। अब कुछ लोग इसका नेगेटिव प्रचार करते हैं, कई तरीके से इसका बहिष्कार किया जाता है। हर बार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात की जाती है तो विपक्ष द्वारा इसको नकार दिया जाता है। अभी भी भारत कई क्षेत्रों में पुरानी तकनीक को अपनाए हुए है जो कि सही नहीं है। परिश्रम बढ़ाना होगा, कई क्षेत्रों में अपने आप को और आगे करना होगा। जिस तरीके से यूके में आपने देखा होगा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब देश पूरी तरीके से विकसित हैं और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर तीसरे बिंदु पर हम बात करें तो डिजिटलीकरण, यहाँ तक कि को जो परिभाषित करने की बात है, हर सेक्टर में विशिष्ट पहचान, हर क्षेत्र को आगे करने की और लोगों को इसमें जोड़ना होगा। अगर आप आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत चलाते हैं, आरोग्य भारत चलाते हैं, तो इसमें भी कई क्षेत्रों को आगे आना होगा। जिस तरीके देखिए, बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय लेन देन के लिए कई टेक्नोलॉजी अपनाई गई, कई अनुबंध किए गए, कई आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया। तो ये भी एक बात इसमें सामने आ रही है कि इसमें भी कुछ क्षेत्रों को, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर डॉक्टर एमबीबीएस कोई पढ़ाई करता है तो उसके शुरुआती दौर में कुछ वर्ष गांव में बिताने होंगे, ऐसा कुछ प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब का एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो ऑनलाइन होना चाहिए, जो लोग उसको देख सकें। और दूसरे शब्दों में मतलब परिचालन तत्वों और डिजाइन, हर बिंदु पर इसमें विमर्श करना होगा, हर बिंदु को रखना होगा। आंकड़े भारत सरकार के जो हों वो एक तरीके से ऑनलाइन होने चाहिए ताकि लोग उसको समझ सकें कि हम कहाँ पर हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ पर हैं, आगे उसको किस तरीके से ले जाना चाहिए, टीकाकरण किस तरीके से किया जाना चाहिए। टीकाकरण का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, मृत्यु दर का भी रिकॉर्ड होना चाहिए और जन्म दर का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। स्वास्थ्यकर्मी मतलब थोड़ा पढ़े लिखे स्वास्थ्यकर्मी और कोर्स किए हुए स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए। अच्छे डिस्पेंसरी होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अच्छे होने चाहिए, आंगनवाड़ी और स्कूल, तो सरकारी या निजी अस्पताल जो भी हों उनको एक तरीके से खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आगे करना चाहिए। फंडिंग जिस तरीके से भारत सरकार करती है वो तो ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसको लागू कैसे हो रहा है, पैसे का उचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भारत सरकार को देखना होगा। जो आंकड़े भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अंत में कई बिंदु ऐसे रह जाते हैं जिस पर भारत सरकार तो हर तरीके से गौर नहीं कर सकती है। एक प्रभावी वेल्थ सिस्टम का निर्माण अगर करने से लोगों का भरोसा बढ़ता है स्वास्थ्य सेवा पर, सरकारी तंत्र पर, तो ऐसा क्यों ना किया जाए। एक न्यायपूर्ण और स्पष्ट सामाजिक कानून पारित करने की आवश्यकता है, बल्कि खुलेपन और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, एक ऐसा ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि लोग बिना हिचक के सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा सकें। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल के नाम से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि उसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं होती है और लोग डरते भी हैं, और कई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। वही आप प्राइवेट अस्पतालों में जाइए तो वहाँ पर पूरी सुविधाएं होती हैं, अच्छे नर्स होते हैं, अच्छे वार्ड बॉय होते हैं, अच्छे रूम होते हैं। तो इन सब चीज़ों में भारत को बहुत अभी कार्य करना बाकी है। पब्लिक को भी इसमें थोड़ा सा भागीदारी करनी होगी। अगर आवंटन किया जा रहा है
भारत सरकार द्वारा पैसे का, WHO द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो उसका सही इस्तेमाल भारत सरकार किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र पर करती है, ये सबसे देखने वाली बात होगी। और एक अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसका सामाजिक स्वास्थ्य ढांचा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसको डिजिटल करना एक अच्छी बात है। अब ये भारत इसमें किस हद तक सफलता पाएगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये 2 आर्टिकल ही थे आज जो इंपॉर्टेंट लगे और उसको डिस्कस किया गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।